दोस्तों नमस्कार। राजनीति का ऐसा पाठ आजादी के बाद किसी भी चुनाव में आपने ना तो कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। जब सियासत चाले चले तो उसके जहन में 2024 के लोकसभा चुनाव हो, जब वो गवर्नेंस को लेकर कोई फैसला ले तो उसके जहन में 2024 के चुनाव हो। इस देश के भीतर बनती हुई हर नीतियां 2024 को ध्यान में रखकर उठाई जा रही हो और 2019 के बाद से जिस रफ्तार से कॉरपोरेट मित्रों के नेटवर्थ में इजाफा हुआ और दुनिया के मानचित्र पर वो सबसे रईस होने की कतार में दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए, उसके पीछे भी 2024 को लेकर ही रणनीति। यह वाकई कल्पना के परे है कि संसद के भीतर की हरकत हो या सड़क के ऊपर किसी तरह की कोई राजनीतिक हलचल या फिर सामाजिक धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने के बयान, सब कुछ 2024 को ध्यान में रखकर, क्योंकि 2024 एक ऐसी परिस्थिति में जाकर फंस चुका है जहां पर हर किसी को इस बात की जानकारी है कि 2014 के चुनाव परिणाम और 2019 के चुनाव परिणाम 2024 में नहीं आने चाहिए। विपक्ष खुद को एकजुट करना चाहता है 2024 को लेकर। छत्रप धीरे धीरे मशक्कत करते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को लेकर वह भी 2024 के मद्देनजर और उसी कटघरे में समा जाते हैं। दरअसल यह खेल क्या है और यह प्लानिंग कौन सी है, जिसमें मोदी और शाह की प्लानिंग बहुत साफ क्यों दिखाई देती है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो या सांसदों की खरीद फरोख्त हो, राज्यों में सरकारों का गिराना हो या सरकारों को ना आने देना हो, सब कुछ, और वह भी एक एक सांसद एक एक विधायकों के मद्देनजर अगर यह प्लानिंग चल रही है तो इसके पीछे दो वजह बहुत साफ है। 2024 गंवाना नहीं है। एक ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें इस देश के राज्य और उस राज्य के भीतर के छत्रप बंटते हुए दिखाई दें, कमजोर पड़ जाएं। सीबीआई और ईडी अपने तौर पर काम करेगी, पैसा अपने तौर पर काम करेगा, लेकिन किसी भी हालत में एकजुटता होनी नहीं चाहिए। और इसी प्रक्रिया के भीतर भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा समूचे देश को एक लिहाज से लांघेगी। 150 दिनों तक इस यात्रा को चलना है, लेकिन इस यात्रा के साथ क्या वाकई राजनीतिक विपक्ष जुड़ जाएगा? छत्रपों की कतार कांग्रेस के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इस देश के भीतर विपक्ष को लगने लगेगा उसने 2014 में जो गलती की, 2019 में जो गलती की, 2024 में उसे वो नहीं दोहराएंगे? क्योंकि एक बड़ी सीधी सी कतार है इस देश के भीतर में विपक्ष की राजनीति की। अगर उसे बांट दिया जाए, छत्रपों को खरीद लिया जाए, छत्रपों को डरा दिया जाए, उनके वोट बैंक उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही रहें, तो विपक्ष के तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गुट इतना ताकतवर हो नहीं सकता है कि वह बीजेपी के 2019 के 37% वोट से आगे निकल जाए और 2014 में 31% वोट, यानी ध्यान दीजिए 2014 में भी 69% वोट बीजेपी के खिलाफ थे, 2019 में 63% वोट बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन बावजूद इसके संसद के भीतर यह भी स्थिति बन नहीं पाई कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का विपक्ष का नेता इस देश के भीतर संसद की जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ के 10% को भी छू पाए। क्या ऐसी स्थिति है? और 15% तो दूर की बात है। जरा परखने की कोशिश कीजिए, जो प्लानिंग लगातार चल रही है उस प्लानिंग को लेकर क्या भारत जोड़ो यात्रा ने सेंध लगा दी है? और विपक्ष के नेताओं की वह पूरी कतार, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे टीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव हो, अगर पूरे गुलदस्ते को भी आप सजा लीजिएगा तो 2-3 सवाल आपके जहन में होंगे। सभी की अपनी महत्ता अगर अपने अपने दायरे में छत्रप से हटकर राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर रहेगी तो फिर बीजेपी को हराएगा कौन? और जो भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ी है वो उन राज्यों से गुजर रही है जहां पर छत्रपों की मौजूदगी है। केरल में लेफ्ट है, कर्नाटक में जेडीएस है,
तेलंगाना में टीआरएस है, महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है। अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग जरूर है, लेकिन एक क्षण के लिए जो प्लानिंग बीजेपी और अमित शाह की अपने तौर पर रही है वो बहुत साफ तौर पर रही है। कहां किस छत्रप को डिगाना है, उस छत्रप के जरिए कैसे उस राजनीति को बढ़ाना है जहां पर विपक्ष एक ना हो। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक जोड़पन पैदा कर दिया है या वो कर देगी? क्या ये ऐसी स्थिति आ गई है? अगर ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में किसी भी विपक्षी नेता की ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो अपने तौर पर इस देश में मोदी शाह की जोड़ी को चुनौती दे सके। एक लंबी कतार है, उस कतार में अगर एक एक करके आप परखना भी शुरू कीजिएगा तो आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में क्या कर पाए, अपने ही लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दे पाए और नीतीश कुमार राष्ट्रीय तौर पर एक विपक्ष बनाने पर जुटे हैं, लेकिन उनकी अपनी हैसियत वोट बैंक के लिहाज से और इस देश में मान्यता के लिहाज से कहां टिकेगी। अपने बूते वह बिखर जाएंगे। बिहार की 40 सीट अखिलेश यादव और मायावती जिस वोट बैंक को साथ लेकर चलती है वो बहुत बड़ा वोट बैंक पूरे देश में है, लेकिन एकजुटता 2019 में नहीं दिखाई तो 2024 में दिखाएंगी क्या? धीरे धीरे सुर तो बदल रहे हैं जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे निकल रही है, क्योंकि इस देश के भीतर कहीं कोई हरकत करने की स्थिति में कोई नहीं है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में हार गए, रामपुर में हार गए, तो उसके बाद चीजें बची कहां? यानी उन राज्यों के भीतर भी वोटरों के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर वह वोट भी देते हैं और तो भी अगर वह जीत नहीं पाती है तो 2024 तो वह मूल मंत्र है जिसके शिखर पर इस देश में बीजेपी के सर्वोपरि नेता नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनके लिए बिसात बिछाते हुए गवर्नेंस और राजनीतिक तौर पर अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर बैठे हैं। इसे छिन्न भिन्न करना है तो एक चुनाव में आपको खुद को जोड़ना होगा। क्या भारत जोड़ो इस संदेश को लेकर आगे बढ़ चुकी है? और जो प्लानिंग केंद्र सरकार कर रही थी, यानी मोदी सत्ता और अमित शाह की रणनीति कर रही थी, उसमें सेंध लग गई है और अब उनके सामने कोई दूसरे प्लानिंग के तौर तरीके सूझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड में समूचा परिवार भ्रष्टाचार को आरोपों में ग्रसित है। जिस दिन चाहे ईडी पकड़ कर ले जाए, जिस दिन सीबीआई छापा मार दे। शरद पवार की अपनी स्थिति भी बहुत नाजुक है। उनका जुड़ाव विचारधारा से नहीं, सत्ता और पैसा से रहा। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस देश की सियासत को सांधिएगा तो इसका खुला जिक्र उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे किया करते थे। और उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में एक साथ है तो ऐसे में 2024 को लेकर कौन किसके पीछे और क्यों खड़ा होगा, अब यह स्थिति नई बन रही है, जिसमें मैसेज बहुत साफ है कि आपको भारत जोड़ो के पीछे खड़ा होना होगा, अन्यथा कोई रास्ता 2024 का बचेगा नहीं। अगर आप बिखर गए और खुद को अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खड़ा भी करना चाहते हैं तो ना राज्य बचेगा, ना लोकसभा और पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की कोई ताकत बचेगी। तो प्लानिंग जो अपने तौर पर विपक्ष की इस भारत जोड़ो से निकलेगी, क्या वो निकल पाएगी? क्योंकि हमने जो पूरी रिपोर्ट देखी, 100 सीटें इस देश की ऐसी जहां पर अगर विपक्ष एकजुट हो गया होता 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस उसी वक्त जीत चुकी होती। लेकिन विपक्ष अपने तौर पर भी जीतना चाहता है। मसलन अगर प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश को ही ले लें तो मायावती और अखिलेश की जोड़ी, मायावती 10 सीट जीत जाती हैं, 5 सीट अखिलेश यादव की पार्टी जीत जाती है, लेकिन स्थिति नाजुक पार्लियामेंट के भीतर। और जब उपचुनाव होते हैं तो अपने ही सबसे मजबूत दोनों गढ़ वह हार जाते हैं। यह कौन सी परिस्थिति है? क्या वाकई उस पूरी पॉलिटिक्स में सेंध लगाने की स्थिति में भारत जोड़ो हर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आएगी? गहलोत और सचिन पायलट के बीच राज्य को लेकर झगड़ा है, केंद्र को लेकर झगड़ा नहीं है। लेकिन राज्य की स्थिति में अगर हर राज्य के भीतर शोर शराबा आपसी टकराव का है और इस टकराव का लाभ बीजेपी उठाती है तो क्या इसे समझने की कुवत में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आ पाएगा? राजस्थान की भी 25 सीट है, छत्तीसगढ़ की भी अपनी सीटें हैं, 11-13 सीटें हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां तो बीजेपी नहीं है। इन तीनों जगहों की सीट देखिए तो 20 सीट, 39 सीट और 25 सीट, यानी लगभग
84 सीटें यहां की हैं जहां बीजेपी नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया को जब आप मतना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में उड़ीसा की 21 सीट भी आएगी, तेलंगाना की 17 सीट भी आएगी, हरियाणा की भी 10 सीट आएगी, ममता बनर्जी के साथ 42 सीट वहां की भी जुड़ जाएगी। यानी इस देश के भीतर का अगर आप एक एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो मौजूदा वक्त में बीजेपी इस देश के भीतर में लगभग 270 सीटों को लिए हुए राज्यों के बीच उनकी सत्ता नहीं है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, यहां पर बीजेपी की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के भीतर क्या लोकसभा चुनाव को लेकर अगर मोदी और अमित शाह की पूरी प्लानिंग की छत्रपों को कैसे बिखरा देना है और उस बिखरी हुई राजनीति के भीतर खुद के वोट बैंक को इस लिहाज से समेटना है कि वह 30-35% वोट बैंक उसके पास आ जाए, चाहे विरोध में लगभग 60-65% रहे, लेकिन वह एकजुट ना हो। असल में यही वो सियासत है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई देने लगी है, क्योंकि कमोवेश हर राज्य के छत्रपों के सामने आज की तारीख में कोई काम नहीं है। कोई काम से मतलब बहुत साफ है कि आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर जीएसटी का पैसा तक उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा है, बैंक से उधारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो जनता को वादा किया उसे पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन अब उस रेवड़ी कल्चर पे भी रोक लगाने की स्थिति में आ रहा है और कानून मंत्रालय इस पे काम करने की स्थिति में आ चुका है। यानी ध्यान दीजिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें मोदी सत्ता ने अपने तौर पर जो भी सपने दिखाए और जिसकी शुरुआत 15 लाख रुपए से हुई, वो सारे के सारे सपने जुमलों में चाहे तब्दील हो गए, लेकिन उसके ठीक समानांतर वैसे ही राजनीतिक कल्चर को विपक्ष ने जब आजमाया और अपनाया तो उसे भी जीत मिलनी शुरू हुई। इनकार कतई नहीं है। पंजाब इसका एक बेहतरीन उदाहरण आम आदमी पार्टी के जरिए है, और आम आदमी पार्टी की एंट्री जो गुजरात में हो रही है वह भी उम्मीद और सपने जगाने वाले त्योहारों के साथ हो रही है कि हम आपको ये भेंट करेंगे। अब इस परिस्थिति के भीतर भारत जोड़ो यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वोटिंग के लिहाज से भी चीजों को आप परखना शुरू कीजिएगा तो 2019 में 37% वोट अगर बीजेपी को मिले थे लगभग 22 करोड़ 90 लाख, तो कांग्रेस को मिले थे लगभग 19.5% यानी 11 करोड़ 94 लाख। सवाल यह है कि अगर विपक्ष एकजुट 2019 में हो गया होता तो यह जो 11 करोड़ है यह बढ़कर लगभग 18 करोड़ तक हो जाता। अगर विपक्ष एकजुट हो गया होता, कांग्रेस के पीछे खड़ा होता, लेकिन सबकी अपनी जरूरत है। कोई 2 करोड़ वोट पर अटका हुआ है, कोई 3 करोड़ वोट पर अटका हुआ है, कोई 1 करोड़ वोट लिए हुए अटके हुए। और इस पूरी फहरिस्त में देखिएगा तो मायावती 2 करोड़ 20 लाख वोट के साथ, अखिलेश यादव 1.5 करोड़ वोट के साथ, उद्धव ठाकरे 1 करोड़ 28 लाख वोट के साथ, शरद पवार 85 लाख वोट के साथ, लेफ्ट 1 करोड़ वोट के साथ, जगन रेड्डी 1 करोड़ 38 लाख वोट के साथ, ममता बनर्जी लगभग 2.5 करोड़ वोट के साथ, नवीन पटनायक लगभग 1 करोड़ वोट के साथ। ध्यान दीजिए, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, यही है विपक्ष की हैसियत अगर आप कांग्रेस माइनस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को जोड़ते हैं तो 2014 में भी कांग्रेस को वोट जो मिले थे वह लगभग उतने ही मिले थे जितने 2019 में। परसेंटेज में उसमें कोई अंतर नहीं आया। वोटों की संख्या 10 करोड़ 59 लाख 2014 में और 11 करोड़ 94 लाख 2019 में। यह कांग्रेस का वोट बैंक है। इस लिहाज से अगर विपक्ष को देखिए तो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति एका की दिशा में जा रहा है, और यह बेचैनी सत्ता के भीतर होने लगी है। उसे यह महसूस होने लगा है कि अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी नजर कहीं आने लगी और विपक्ष 2014 में बदलाव की सोच के साथ अगर कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। और इसीलिए ध्यान दीजिए, वो बहुत शालीनता के साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ क्या करता है, वह हेमंत सोरेन के साथ क्या करता है, वह चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या करेगा, वह डीएमके और एआईडीएमके के साथ उसका रुख क्या होगा, शरद पवार को लेकर उसका रुख क्या होगा, उद्धव ठाकरे को लेकर आने वाले वक्त में क्या रुख होगा, या फिर
सुखबीर बादल को लेकर क्या रुख होगा? ध्यान दीजिए, वह लोग जो एनडीए के साथी कभी रहे, उस गठबंधन की ऊर्जा यही थी कि अगर सभी मिल जाते तो विपक्ष से दो दो हाथ करते हुए एनडीए नजर आता था। लेकिन अगर अभी समूचा विपक्ष एकजुट आकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नेता के पीछे खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के लिए यह मुश्किल सबब होगा। यही वो प्लानिंग है जो सोशल इंजीनियरिंग को पैदा करती है, यही वो प्लानिंग है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पैदा करती है, और यही वो प्लानिंग है जो इस देश के भीतर भ्रष्ट और करप्ट क्षत्रपों को सीबीआई और ईडी के जरिए डराती भी है, और जो बीजेपी में आ जाता है उसको मलाई और मालपुआ भी देने से कतराती नहीं है। इस स्थिति में आई राजनीति में संघर्ष करते हुए अगर भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, देश के भीतर राजनीतिक तौर पर आपको किसी राज्य में कोई हरकत नजर नहीं आएगी। बिहार में जो होना था हो गया। सबको पता है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में नहीं आए होते तो अगले चुनाव में वह अपने बूते सत्ता में आ सकते थे, क्योंकि लोगों के भीतर आक्रोश जबरदस्त था। और अब तेजस्वी यादव भी सत्ता में आ गए और उसी सत्ता के साथ हैं जो बीजेपी के साथ थी, यानी नीतीश कुमार के साथ। तो एक झटके में विपक्ष पूरे बिहार से गायब हो गया, क्योंकि सत्ता का मतलब तो बीजेपी है, लेकिन विपक्ष का मतलब अब तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। कमोवेश यही स्थिति पश्चिम बंगाल को लेकर है। पश्चिम बंगाल में लगभग 1.5 दर्जन टीएमसी के नेताओं के नाम, उनके करप्शन अगर सीबीआई और ईडी के पास पड़े हुए हैं, जो कि चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको दायरे में लेना और ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच जाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और इन सब में ममता बनर्जी का आरएसएस का गुणगान करना और मोदी को लेकर भी कहीं नरम रुख अपनाना, ये किस बात के संकेत हैं? और इसी प्रक्रिया के भीतर अगर ध्यान दीजिएगा क्षत्रपों को लेकर, तो क्षत्रपों के सामने रास्ता नहीं बच पा रहा है। रास्ता तब बचेगा जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शायद इस देश के विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार का परसेप्शन को खड़ा कर चुकी होगी। केजरीवाल का परसेप्शन है लेकिन संगठन नहीं है, उसके बगैर वो जीत नहीं सकते हैं। कांग्रेस के पास संगठन है लेकिन परसेप्शन वो नहीं बना पाई। अब परसेप्शन बनाने की दिशा में वो निकली है। यह पहली बार है जब किसी देश के भीतर में किसी भी नीतियों को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये जानते समझते हुए कि इसका लाभ इस देश के लोगों को नहीं मिलेगा या उल्टा लाभ पड़ जाएगा, मुश्किल में और आ जाएंगे। मंदी, विश्व मंदी की दस्तक शुरू हो चली है। इस दौर में इकोनॉमी हमारी डामाडोल है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों के खरीदने की ताकत खत्म हो चली है। ये सारी परिस्थितियां, और इन सब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोर सेक्टर हो, उसकी नाजुक स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखिएगा तो जिस तरीके से जो हर देश की इकोनॉमी है उसके मुकाबले जीडीपी का सिकुड़ना, वहां के सेंट्रल बैंक का इस दौर में इंटरेस्ट को बढ़ाना, ये सारे संकेत क्या हैं? मुश्किल हालात दुनिया के सामने हैं, और उस मुश्किल हालात के भीतर भारत की राजनीति मुश्किल हालातों से निदान नहीं चाहती है। वह 2024 की गारंटी चाहती है कि हम चुनाव कैसे जीतें, और अगर उसमें खलल है तो उस खलल को दूर करने का प्रयास ही भारत के भीतर गवर्नेंस और गवर्नमेंट की पॉलिसी में तब्दील हो चली है। इस परिस्थिति में दुनिया की कोई राजनीति आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी और उससे जुड़ा हुआ संगठन आरएसएस सरीखा जो देश भर में फैला हुआ है, टिप पर जो शख्स बैठा हुआ है इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री पद पर, वह लार्जर देन लाइफ की स्थिति उसकी यह है कि अगर उनकी छवि टूट गई, उन्होंने जो अपनी इमेज क्रिएट की है, अगर वो इमेज ढह गई, तो एक झटके में इस देश में जैसे ही परसेप्शन बदलेगा वैसे ही पूरी बीजेपी ढह के गिर जाएगी। आरएसएस को लेकर जो संवाद वो करते हैं आदर्श तरीके से, यानी देश के भीतर गरीबी हो और इस देश के भीतर कोई एक कॉरपोरेट दुनिया का सबसे रईस होता चला जाए, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि देश गरीब हो रहा है और उसी देश की कंपनियों को बेचकर कोई प्राइवेट कंपनी का नेटवर्थ दुनिया में सबसे रईसी की ताकत के साथ खड़ा हो। यह अपराध कौन कर रहा है और इस अपराध की सजा कौन देगा?
राजनीतिक तौर पर जनता को तय करना। और 2024 की दिशा में जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें पहली बार इस देश के भीतर में किसी चुनाव से ठीक पहले भारत यात्रा निकल रही है। यह भारत यात्रा यूं तो नफरत और घृणा के जरिए जो ध्रुवीकरण समाज के भीतर लोगों को बांट कर किया गया उसे जोड़ने के मद्देनजर है, लेकिन इसकी बारीकी को अगर समझें तो यह उस ब्लैक मनी के खिलाफ है जिस ब्लैक मनी को सफेद करने का दावा 2014 में किया गया। यह उस करप्शन के खिलाफ है जिस करप्शन को लेकर ढोल पीटे गए 2014 में, 2019 में। सिर्फ करप्शन और ब्लैक मनी भर नहीं, इस देश के किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, युवाओं के सवाल, इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए व्यापारियों के सवाल, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के सवाल, इन तमाम सवालों को अगर राज्यवार भी परखना शुरू कीजिएगा तो हर छत्रप की राजनीति कहीं ना कहीं इन मुद्दों के आश्रय ही टिकी हुई है। और शायद 2024 यह एक आखिरी मौका तो नहीं है हर छत्रप के सामने और हर राज्य में जिसकी सत्ता है उसके सामने कि 2024 की एकजुटता अगर नहीं हो पाती है तो सब कुछ बिखर जाएगा। और दूसरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा अगर एक संदेश के साथ विपक्ष की राजनीति को साधते हुए इस देश में विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा कर रही है तो सवाल फिर लेफ्ट के सामने भी होंगे और मायावती के सामने भी होंगे। सवाल हर किसी के सामने होंगे, लेकिन आखिर में 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसे दौर में आकर फंसा 2014-2019 के बाद जहां राजनीतिक शून्यता कहीं गहरी थी। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि दरअसल किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को काउंटर किया जाए। इसीलिए आरएसएस ने ऐसे ऐसे सवालों को और बीजेपी ने ऐसे ऐसे तौर तरीके इस दौर में अपनाए जहां पर इस देश का लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा सवाल, सबसे अच्छे दिन का वादा और सबसे बुरे दिन का वक्त, इस दौर को देखने के बीच आम जनमानस के भीतर उठते सवाल। और तीसरा सवाल, जो सवाल था कि सिर्फ मोदी ही हैं एकमात्र, उसकी वैकल्पिक तौर पर 2 बातें उभर कर आई कि नेतृत्व को ईमानदार होना चाहिए, सही बहना चाहिए और सही कहते हुए इस देश के लोगों के साथ सरोकार रखने चाहिए। यह स्थितियां गायब हुई तो भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है 2022 के भीतर 2024 को लेकर। और राजनीतिक यात्रा इससे पहले इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से नहीं निकाली, यहां तक कि कांग्रेस ने भी नहीं निकाली। तो शायद यह एक अभूतपूर्व प्रयोग है राजनीतिक तौर पर, जहां पर पूरी प्लानिंग जो अभी तक 2014 के बाद से इस देश के भीतर संघीय ढांचे को चरमराने से लेकर डेमोक्रेसी के पिलर्स को ध्वस्त करने की परिस्थिति और कॉन्स्टिट्यूशन तक को हाशिए पर लाकर खुद को ही सब कुछ बताने की प्रवृत्ति झटके में पैदा नहीं हुई है। भारत जोड़ो यात्रा शायद उस दिशा में पहला कदम है 2024 को लेकर। इसलिए ध्यान दीजिए, हर उठता हुआ कदम 2024 देख रहा है। और आखिरी बात, क्या वाकई 2024 जिस भारत जोड़ो यात्रा के मंत्र से निकलेगा वह इस देश के भीतर की उस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कुवत रखता होगा या फिर रख पाएगा? क्योंकि जनमानस पहली बार जुड़ रहा है। सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इस देश के लोगों का है, जो समझ रहे हैं कि दरअसल इस देश के भीतर क्या हो रहा है और उन्हें ही अब राजनीति को साधने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। यह लोगों के निर्णय होंगे। 2024 का चुनाव लोगों के निर्णयों पर टिका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।